1/2/3 portion of the country's population is dependent on agriculture, right? ICSE students के उनके ज्योग्राफी बुक का एक अनदर टॉपिक, एक अनदर चैप्टर, और साथ ही मैंने टोपो मैप की वीडियोस अपलोड करूंगी। मैं टोपो मैप तो मैंने अपलोड किया नहीं है, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगी, वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। क्लियर? हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटर, और आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 10 आईसीएसई स्टूडेंट्स के उनके ज्योग्राफी बुक का एक अनदर टॉपिक, एक अनदर चैप्टर व्हिच इज इंडस्ट्रीज। अब हमने सोचा था कि हम टॉप 5 सब्जेक्ट्स को पढ़ के जाएंगे अच्छे से, बट मैं आपको सारे चैप्टर्स कंप्लीट करवाऊंगी, वो भी इसी चैनल पे, ठीक है, ताकि आप लोग को जो जो चैप्टर्स आसान लग रहा है आप उसको लर्न करके चले जाओ। देखो बुक्स जरूरी है, मार्क करते जाओ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बट मैं जो डिस्क्रिप्शन में नोट्स ऐड करूंगी ना, उसको अच्छे से डाउनलोड करके पढ़ लो, क्योंकि सारे ही चीज इसी में मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा कुछ ना पढ़ना है ना कुछ लर्न करना है, यही इनफ है, मोर देन इनफ है आपके ज्योग्राफी में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। क्लियर? डिस्क्रिप्शन में पुरानी सारी वीडियोस की लिंक भी ऐड की हुई रहती है, आप लोग वहां से क्लिक करके पढ़ सकते हो पुरानी सारी ही वीडियोस। और साथ ही मैंने टोपो मैप की वीडियोस अपलोड करूंगी, मैं टोपो मैप तो मैंने अपलोड किया नहीं है, बट हाँ मैप्स जो है ना, हमारे रिवर मैप, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, आपके वाटर बॉडीज, जितनी भी टाइप्स ऑफ मैप्स आपको गिवन है आपके सिलेबस में, उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, ठीक है, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगी, वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। क्लियर? अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी चैप्टर व्हिच इज इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री में ना आपको दो टॉपिक्स गिवन है, एक है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री और एक है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। तो इन दोनों इंडस्ट्री को मिला के एक चैप्टर है व्हिच इज इंडस्ट्रीज। इससे एमसीक्यूज आएंगे, इससे आपके सेक्शन में क्वेश्चंस आएंगे कि आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, टॉप 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये चैप्टर भी ना बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है, बट हाँ बोल सकते हो कि बहुत वास्ट में दिया हुआ है। जैसे आपके किसी किसी के बुक में ना इंडस्ट्री 3 पार्ट्स में गिवन है, किसी किसी के बुक में 2 पार्ट्स में गिवन है, तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं इसी चैनल पे ना आपको इंडस्ट्री चैप्टर की वीडियो आसान तरीके से बता दूंगी, चैप्टर में क्या क्या है, बट आपको एंड तक देखना पड़ेगा, ठीक है। पसंद आएगा वीडियो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है। चल अब हम स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का पहला टॉपिक व्हिच इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। देखो सबसे पहले हम जान लेंगे इंडस्ट्री के इंट्रोडक्शन, ताकि जब हम अभी तो एग्रो बेस्ड कर रहे हैं ना, इसके बाद जब हम मिनरल बेस्ड करेंगे तो हमें इंट्रोडक्शन ना जानना पड़े। क्लियर? तो हम अभी पहले जानेंगे कि भाई इंडस्ट्री होता क्या है, उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स है, क्या क्या पॉजिटिव रिमार्क्स है, नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या क्या थे, फिर हम पढ़ेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। आपके एग्रो बेस्ड में सिर्फ 3 ही टॉपिक आएगा, व्हिच इज सिल्क, शुगर एंड आई थिंक कॉटन, ठीक है, वो हम देख लेंगे अभी। चल सबसे पहले देखते हैं कि इंडस्ट्री होता क्या है। इंडिया इज वन ऑफ द टॉप 10 इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो जो इंडिया है ना, वो पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री में आता है। तो कौन से कंट्री में आता है ये? टॉप 10 इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री में आता है हमारा भारत। ओके, देखो with her command over vast natural resources and huge manpower resources, she is developing at a rapid pace। तो उसके जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे इंडिया में जो अवेलेबल है, ठीक है, उसके बाद जो हमारे इंडिया में मैन पावर अवेलेबल है, तो इन दोनों चीज को जोड़ के, नेचुरल रिसोर्सेज को जोड़ के, मैन पावर को जोड़ के, तो ये क्या है ना, इंडिया जो है ना वो एक डेवलपिंग स्टेट पे पहुंच चुका है और बहुत रैपिडली डेवलप कर रहा है। तो अगर आपके पास मैन पावर होगा, अगर आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, यूज कर सकते हो उसको, आपके अंदर नॉलेज है, स्किल्स है, तो इंडिया क्यों नहीं डेवलप होगा, राइट। तो इन सब चीज को ही लेके इंडिया जो है एक डेवलपिंग फेज पे चल रहा है, वो भी रैपिडली। क्लियर? चलो नेक्स्ट, नीड फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। अब हमें जरूरत क्या है ऐसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की, ठीक है। देखो क्या लिखा है, rapid industrialization is required to make India self-sufficient and self-reliable for fulfilling all her needs and requirements। तो क्या लिखा है, देखो हमें क्यों जरूरत है कि भाई इंडस्ट्री जो है ना वो रैपिडली ग्रो करे। हमें जरूरत क्यों पड़ेगी रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री का? क्योंकि इससे हम क्या कर सकते हैं, हम सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, कोई फॉरेन ट्रेड की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रेड एंड कॉमर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंडिया जो है वो सेल्फ सफिशिएंट होगा। क्लियर? देखो, और हम खुद पे रिलायबल होंगे, वी विल बी सेल्फ रिलायबल, ठीक है। क्यों, किस चीज के लिए हमें सेल्फ रिलायबल होना है, किस चीज के लिए हमें सेल्फ सफिशिएंट होना है? अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए और अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। तो अगर इंडिया अपनी नीड्स, अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल सॉरी
तो अगर इंडिया अपनी नीड्स, अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए सेल्फ सफिशिएंट होगा, सेल्फ रिलायबल होगा, तभी ना हम डेवलप करेंगे। तो इसके लिए हमें जरूरत क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी एक रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री का। क्लियर? देखो, एज इंडिया इज प्रिडोमिनेंटली एन एग्रीकल्चरल कंट्री, अब हमें पता है कि भाई इंडिया जो है ना वो सबसे बड़ी एग्रीकल्चर कंट्री है, ठीक है। अबाउट 1/2 ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, और इंडिया में ना 1/2, ठीक है, मतलब क्या लिखा देखो, 1/2 ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। Since agriculture cannot support the growing population, industries need to be established to solve the problem of unemployment. अभी देखो क्या होता है कि 1/2 portion of the country's population is dependent on agriculture, right? तो अब यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर इतने लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है और एग्रीकल्चर की तरफ से उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इतने लोग डिपेंडेंट है ना एग्रीकल्चर पे, तो हम क्या करेंगे, एक फिर से नया चीज खड़ा करेंगे जो कि होगा हमारा इंडस्ट्री। तो अगर इंडस्ट्री खड़ा हो गया तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयड लोग कम मिलेंगे और लोग डिपेंडेंट ज्यादा नहीं होंगे एग्रीकल्चर पे, क्योंकि उनके पास एक और ऑप्शन आ जाएगा जो कि होगा इंडस्ट्री। समझ में आ गया? चलो, इंडस्ट्रीज गिव सपोर्ट टू एग्रीकल्चर। अब इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है, ठीक है। जैसे मान लो एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री। अब चाहे आप किसी भी एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स को लेके आओ, कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेके आओ, वो इंप्लीमेंट कहाँ होता है, वो मैन्युफैक्चर कहाँ होता है, वो होता है मैन्युफैक्चर इन इंडस्ट्रीज। क्लियर? चलो, rapid industrialization is required to keep pace with the technological advancements which have been made in the world. अब इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों जरूरत है? ताकि हम ना एक मेंटेन करके रखें अपने ग्रोथ को, ठीक है, which have been made in the world. तो एक जो पेस है ना उसको हम मेंटेन करके रखें, इसकी जरूरत है हमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्लियर? चलो, इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस गुड्स एंड इक्विपमेंट required for maintaining the defense of the country. अब देखो इंडस्ट्रीज क्या प्रोड्यूस करती है? इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करता है गुड्स, इक्विपमेंट्स, वेपन्स, जो हमें कहाँ जरूरत पड़ेगी? डिफेंस फील्ड में, ठीक है। चलो, ये तो हो गया हमारा नीड फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। अब पढ़ेंगे हम कि फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो अब ऐसी कौन कौन सी फैक्टर्स है जो इंडस्ट्री के लोकेशन पे अफेक्ट करती है, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। दो फैक्टर्स है, पहला है आपका ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, क्लियर, उसके बाद दूसरा है आपका कमर्शियल फैक्टर्स। तो अभी हम पढ़ लेंगे पहले ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। क्लियर? चलो, रॉ मटेरियल्स। इंडस्ट्रीज आर मोस्टली एस्टैब्लिश्ड एट एरियाज व्हिच आर लोकेटेड क्लोज टू द फील्ड्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो इंडस्ट्री ना बेसिकली कहां पे बिल्ड होता है, कहां पे दिखता है? वहां दिखता है जहां पे फील्ड्स होंगे। किस चीज के फील्ड होंगे? रॉ मटेरियल्स के फील्ड होंगे, ताकि हमें उसको ट्रांसपोर्ट कराने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो अगर मान लो कोई ऐसे फील्ड के सामने इंडस्ट्री है जिस फील्ड में रॉ मटेरियल्स का काम होता है, तो आसान हो गया ना। तो वहां पे अगर हम अपना इंडस्ट्री ग्रो करते तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड नियर द आयरन एंड कोल फील्ड्स, तो जो भी आयरन एंड कोल फील्ड्स होगा उसी के बगल में क्या होगा? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो बेनिफिशियल हो गया इंडस्ट्री के लिए भी और एग्रीकल्चरल के लिए भी, ठीक है। देखो, वाटर सप्लाई। इंडस्ट्रीज रिक्वायर वाटर व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। अब पता है कि भाई इंडस्ट्री को गुड्स अगर मैन्युफैक्चर करना है तो वाटर का जरूरत पड़ेगा। तो हम कहां पे इंडस्ट्री ग्रो करेंगे? जहां पे हमें वाटर सप्लाई एक एडिक्वेट अमाउंट में मिल सके, ठीक है। देखो, फॉर एग्जांपल वाटर इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फॉर ब्लीचिंग एंड वॉशिंग पर्पसेस। तो पता है हमें कि भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर कोई भी होगी तो उसे ब्लीचिंग का जरूरत पड़ेगा, उसे वॉशिंग पर्पस के लिए पानी का यूज लगेगा, ठीक है। Thus, many industries are located close to the sources of water. इसलिए बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जो close to the water located है, ताकि उनको वाटर सप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। क्लियर? चलो, एनर्जी is required for processing raw materials into manufactured goods. Thus, many industries are located close to the coal fields. तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जो कोल फील्ड्स के बगल में लोकेटेड है। Industries are also located in regions where energy power resources are readily and cheaply available. अब इंडस्ट्रीज वहां पे लोकेटेड रहती है जिस रीजन्स में आपको कोई तरीके के जो एनर्जीज होंगे, जो रिसोर्सेज होंगे, वो आपको बहुत ही चीप अमाउंट में मिल सके। तो अगर कोई ऐसा जगह है जहाँ पे आपके फैसिलिटीज, आपके रिसोर्सेज आपको एक चीप अमाउंट में मिल रहा है, तो उसे हम वहां पे हम अपना इंडस्ट्री ग्रोथ कर सकते हैं। क्लियर? चल देखो, Transport is required for carrying raw materials to manufacturing units. It is also required for transporting finished goods to the markets. Thus, many industries are located near the port cities, which are also well connected by road and rail to major towns and market cities. अब देखो,
हमें पता है कि भाई रॉ मटेरियल्स के लिए हमें रॉ मटेरियल के सामने अपना इंडस्ट्री ग्रो करना पड़ेगा ताकि हमें रॉ मटेरियल्स आसानी से सप्लाई हो सके। तो अगर हम रॉ मटेरियल्स को लेके आ रहे हैं हमारी इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्ट लगेगा, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट हो गया। अब जब गुड्स बन के रेडी है तो फिनिश गुड्स को मार्केट में तो भेजना है, तो उसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। इसलिए बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जो पोर्ट्स पे लोकेटेड है ताकि उनका ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम फेस उनको नहीं करना पड़े। क्लियर? चलो, ऑलराइट, नेक्स्ट, लेबर। The availability of skilled and unskilled labor is an important factor which decides the location of industries. Thus, many industries are located at places where cheap labor is readily available. अब हमें पता है कि भाई अगर हमें स्किल्ड लेबर चाहिए, अनस्किल्ड लेबर चाहिए, तो उनको पैसा तो पेमेंट करना पड़ेगा। अगर हम ऐसी जगह पे इंडस्ट्रीज खोलते हैं जहां हमें लेबर्स चीप वेजेस में मिल जाए तो हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो हम क्या करेंगे, इंडस्ट्री वहां खोलेंगे जहां पे हमारे लेबर्स रेडिली इन चीप अमाउंट अवेलेबल होते हैं। क्लियर? चलो, ये तो हो गया ना ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। अब कमर्शियल फैक्टर्स देखो। पहला क्या है, पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। द गवर्नमेंट मेक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। फर्दर इट फॉर्मुलेट्स पॉलिसीज फॉर प्रोटेक्टिंग एंड एनकरेजिंग इंडिजिनस इंडस्ट्रीज। तो गवर्नमेंट का एक रूल्स, एक रेगुलेशंस, एक पास आउट होता है कि भाई उसका भी कुछ ना कुछ हाथ होता है कि भाई इतना रूल्स है, ये रेगुलेशन है, यहाँ नहीं कर सकते, ये लॉ पास करना पड़ेगा, ये एक्ट प्ले करना पड़ेगा। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे कमर्शियल फैक्टर्स में गवर्नमेंट का रोल प्ले होता है। क्लियर? चलो, कैपिटल। बहुत सारे इंडस्ट्रीज कहाँ पे लोकेटेड है, बिग सिटीज में, जहाँ पे फाइनेंसर्स अच्छे होंगे, इन्वेस्टर्स अच्छे प्रेजेंट होंगे। अगर इन्वेस्टर्स ही नहीं है, फाइनेंसर्स ही नहीं है, तो इंडस्ट्री खोल के क्या फायदा। तो इंडस्ट्री वहां पे बिल्डअप करो, वहां पे बनाओ जहां पे फाइनेंसर्स अच्छे हो और इन्वेस्टर्स अच्छे हो। क्लियर? देखो, thus many big cities are also major industrial centers। इसलिए बहुत बड़े बड़े सिटीज ऐसे हैं, अगर कोई बड़ा सिटी है, बहुत ही डेवलप्ड सिटी है, तो वहीं पे इंडस्ट्रीज ज्यादा होते हैं। क्लियर? चलो, organizational skills and technical knowledge are required for running any industry. As a result, we find that many industries are located near educational and management institutes to hire skilled people। अगर हमें भाई स्किल्ड पीपल की जरूरत पड़ी है, आप तो ऐसे नहीं कर सकते ना कि किसी अनस्किल्ड लेबर को आगे, किसी अनस्किल्ड एक ऐसे पर्सन को हायर कर लो जिसके पास नॉलेज ही ना हो। तो इंडस्ट्री वहां पे ग्रो करो जहां पे आपको स्किल्ड लेबर अच्छे मिले और जहां पे आपके एजुकेटेड इंसान ज्यादा आपको अच्छे से मिले। तो वहां पे हमें इंडस्ट्री ग्रो करनी चाहिए एक इंस्टीट्यूट के सामने जहां पे स्किल्ड पर्सन हो, एजुकेटेड पर्सन हो, इलिटरेट इंसान ना हो। क्लियर? चलो, तो ये हो गया हमारा कमर्शियल फैक्टर्स। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशंस कहां पे। पहला है हुगली बेल्ट, इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंडस्ट्रियल बेल्ट हैज मेनी जूट टेक्सटाइल्स, cotton textiles, chemicals, engineering, paper, leather industries, etc. Kolkata is a major city in this belt. Proximity to the coal and iron ore mines of Jharkhand and Bihar, cheap labor, fresh water of river Hooghly has made this an important industrial belt of the region. अब देखो, चाहे जूट टेक्सटाइल हो, कॉटन टेक्सटाइल हो, ठीक है, केमिकल्स हो, इंजीनियरिंग हो, पेपर हो, लेदर इंडस्ट्री हो, तो इस पर्टिकुलर जगह में कोलकाता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेल्ट की तरह प्ले करता है। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी टू द कोल, अब चाहे कोल हो, आयरन ओर माइंस हो झारखंड का या बिहार का, चीप लेबर अगर मिलाना हो, अगर आपको फ्रेश वाटर चाहिए रिवर हुगली का, तो इन सब कुछ कहाँ मिलेगा, आपको कोलकाता में मिलेगा ना। तो इसके लिए कोलकाता जो है वो एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल बेल्ट ऑफ द रीजन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको चीप लेबर मिलेंगे, फ्रेश वाटर मिलेंगे, ठीक है, सारे टेक्सटाइल्स मिलेंगे आपको। तो इसलिए कोलकाता जो है ना, हमारा हुगली बेल्ट जो है वो एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल बेल्ट ऑफ द रीजन है। क्लियर? चलो, मुंबई पुणे प्लेट देखो, सॉरी मुंबई पुणे बेल्ट, आई एम सो सॉरी, देखो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, ऑयल रिफाइनरीज, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा लोकेटेड इन दिस बेल्ट। अब क्या क्या लोकेटेड है इस बेल्ट में? इस बेल्ट में आपको मिलेगा कॉटन टेक्सटाइल्स, ऑयल रिफाइनरीज, केमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। कहाँ है ये? मुंबई पुणे बेल्ट में। डेवलपमेंट ऑफ हैदराबाद सिटी इन द Sahyadris and the availability of cheap labor from Gujarat and Maharashtra have made this an important industrial belt। अब देखो, गुजरात से और महाराष्ट्र से ना आपको चीप लेबर्स मिल जाएंगे। तो यही वजह से क्या है कि ये जो जगह है वो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन बन जाता है। ठीक है, देखो Further, the port of Mumbai facilities, the transport facilities in and out of the region। और एक चीज क्या है कि भाई मुंबई के पास अपना मुंबई पोर्ट है, राइट, तो इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान हो गया। इसीलिए ये जो रीजन है वो एक इंपॉर्टेंट बेल्ट है। क्लियर? चलो,
अहमदाबाद वडोदरा रीजन, अहमदाबाद हैज emerged as a major center of cotton textile industry। हमें पता है कि अहमदाबाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल कौन सी है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? देखो, दिस रीजन हैज मेनी इंडस्ट्री सच एज केमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री। अब इस इंडस्ट्री में ना बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज है, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज है और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज है। किसके लिए है? गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। तो अगर आपको कोई स्किल्ड लेबर चाहिए, अनस्किल्ड लेबर चाहिए, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपको स्किल्ड लेबर मिल जाएंगे, अनस्किल्ड लेबर मिल जाएंगे, तो इसकी वजह से ये जो रीजन है वो एक इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, और 3 है। क्या क्या पढ़ा हमने? हुगली बेल्ट, मुंबई पुणे बेल्ट, अहमदाबाद वडोदरा रीजन एंड नेक्स्ट है हमारा चेन्नई कोयम्बटूर बेंगलुरु रीजन। चीप लेबर है, स्किल्ड लेबर है, ठीक है। कॉटन आपको एक लार्ज अमाउंट में मिल जाएगा, ठीक है ना। और ये जो आपको कॉटन अमाउंट, आपको कॉटन जो मिल रही है लार्ज अमाउंट्स में, आपको जो चीप लेबर मिल रहा है, स्किल्ड लेबर मिल रहे हैं, इन सब की वजह से क्या होता है, ये रीजन एक इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है। क्लियर? देखो, चेन्नई कोयम्बटूर एंड मुंबई आर इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ द बेल्ट। अब देखो, थर्ड है हमारा, फिफ्थ है हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन। दिस रीजन कवर्स पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। अब क्योंकि हमें पता है कि ये कहां पे आता है, ये आता है वेस्ट बंगाल झारखंड के बीच में, तो यहाँ पे हमें क्या क्या मिल जाएगा, ये किस चीज के लिए रिच है ये जगह, यहाँ पे अच्छे अच्छे अमाउंट में कोल प्रेजेंट है, आयरन ओर प्रेजेंट है, मैंगनीज प्रेजेंट है, बॉक्साइट प्रेजेंट है, मीका प्रेजेंट है। जमशेदपुर, बोकारो एंड दुर्गापुर आर सब इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ स्टील प्रोडक्शन। और जमशेदपुर हो, बोकारो हो या दुर्गापुर हो, ये कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जहां पे हमें स्टील प्रोडक्शन ज्यादा अमाउंट में मिल सकता है, ठीक है। आसनसोल हो गया, रांची हो गया, धनबाद हो गया, ये सब किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है हमारे मेटलर्जी एंड हेवी इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। अब क्योंकि देखो यहाँ पे रिच डिपॉजिट्स है राइट इन दिस रीजन, तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रिच डिपॉजिट्स इन दिस रीजन मेनी इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड हियर, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम, अगर मान लो क्वेश्चन आएगा ना कि छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रिच डिपॉजिट्स इन दिस रीजन मेनी इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड हियर। क्लियर? चलो मथुरा, दिल्ली, सहारनपुर, आंबला रीजन, 2 सेपरेट बेल्ट्स बिटवीन फरीदाबाद एंड आंबला इन हरियाणा। तो ये ना 2 सेपरेट बेल्ट्स है, कहां है ये, फरीदाबाद और आंबला जो कि हरियाणा में है ना, उसके बीचों में, एंड मथुरा एंड सहारनपुर इन उत्तर प्रदेश। और कहां पे, मथुरा और सहारनपुर के बीच में जो कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो दे मर्ज इन एंड अराउंड इन दिल्ली। अब ये कहां मर्ज करते हैं, ये मर्ज करते हैं इन एंड अराउंड दिल्ली में, ठीक है। इस रीजन के पास क्या है, कॉटन टेक्सटाइल्स है, ग्लास इंडस्ट्रीज है, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स है, शुगर एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज है। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, रॉ मटेरियल्स चीप में मिल जाएगा, बहुत ही कम पैसों में रॉ मटेरियल्स मिल जाएगा हमें। अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यहाँ पे लार्ज मार्केट्स हैं, जिसकी वजह से ये जहां यहाँ पे क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ इंडस्ट्री जो है, लार्ज नंबर्स में इंडस्ट्री यहाँ पे बनाए जाते हैं। क्लियर? तो ये 6 जगह आपको जैसे याद रखना पड़ेगा कि कहाँ पे किस लिए क्या रीजन में क्या मिलता है, क्यों रीजन पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट होता है, और वहाँ पे उस रीजन में इंपॉर्टेंट क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें मिल सकती है, चीप लेबर है या स्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड लेबर है, क्या है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, क्या है ऐसा। क्लियर? चल अब देख लेते हैं हम एक एक करके हमारी इंडस्ट्रीज। सबसे I'm sorry. सबसे पहले देखेंगे हम शुगर इंडस्ट्रीज। देखो, शुगर इंडस्ट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री नेक्स्ट टू कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब जो शुगर इंडस्ट्री है सबसे ज्यादा सेकेंड पोजीशन पे आता है। शुगर केन एक कैश क्रॉप होता है। अब शुगर केन के प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, शुगर, गर एंड खांडसारी, ठीक है। बट इसके बाय प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं, याद रखो, प्रोडक्ट्स ऑफ शुगर एंड बाय प्रोडक्ट्स ऑफ शुगर। प्रोडक्ट्स ऑफ शुगर केन क्या क्या है, शुगर, गर एंड खांडसारी। बट बाय प्रोडक्ट्स ऑफ शुगर क्या क्या होंगे हमारे, मोलासेस, बागासी एंड प्रेस मड। तो मोलासेस क्या होता है, कहां से मिलता है हमें, ये ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शुगर। तो जब हम शुगर को मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमें मिलता है मोलासेस। जब हम शुगर को मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं उस वक्त मोलासेस ये मिलता है, ठीक है। कहां यूज होता है ये, इट इज यूज्ड इन द अल्कोहल इंडस्ट्री फॉर द डिस्टिलेशन ऑफ लिकर एंड फॉर प्रोड्यूसिंग सर्टेन केमिकल्स एंड सिंथेटिक रबर। अब इसको क्यों यूज करते हैं अल्कोहल इंडस्ट्री में, मिक्स करने के लिए, ठीक है। और कोई सिंथेटिक रबर प्रोडक्शन के लिए हो, चाहे सर्टेन कोई केमिकल प्रोड्यूस करने के लिए हो, तो मोलासेस को यूज कर सकते हैं, जो कि कम मिलता है हमें एट द टाइम ऑफ मेकिंग शुगर, ठीक है। देखो बगासी क्या होता है, ये जो लेफ्ट ओवर केन होता है ना, उसको हम कहते हैं बगासी। अब ये कहाँ यूज होता है, ये यूज होता है हमें स्टीम प्रोड्यूस करने में, ठीक है। जो स्टीम कहाँ पे काम आएगा,
ये एक सोर्स ऑफ पावर है, ठीक है, किसके लिए, शुगर केन इंडस्ट्री के लिए। तो जो ये केन है, लेफ्ट ओवर जो केन होती है ना शुगर केन की, जो लेफ्ट ओवर केन होता है उसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, एज अ सोर्स ऑफ पावर फॉर शुगर इंडस्ट्री, ठीक है। और किस लिए यूज होता है, ये यूज होता है फॉर मेकिंग वैक्स, कार्बन पेपर एंड शू पॉलिश। क्लियर। अब देखो प्रेस मड क्या होता है, किस लिए यूज करते हैं प्रेस मड, वैक्स मेक करने के लिए, कार्बन पेपर के लिए एंड शू पॉलिश के लिए, सेम थिंग, ठीक है। ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन देख लो। अब कहां कहां मिलता है ये हमें, महाराष्ट्र सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन इंडिया, क्योंकि इस पर्टिकुलर जगह पे 119 शुगर मिल्स है, ठीक है, और सारे मिल्स बड़े बड़े लार्ज अमाउंट में है। उत्तर प्रदेश सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर केन इन इंडिया, शुगर केन फैक्ट्रीज लोकेटेड इन द 2 बेल्ट्स। अब यहाँ पे 2 बेल्ट्स में लोकेटेड है शुगर फैक्ट्रीज। देखो एक कहाँ पे है, गंगा यमुना दोआब, सहारनपुर और मीरठ, बुलंदशहर एंड गाजियाबाद, और एक है तेराई बेल्ट जो कि कहाँ पे है, बस्ती, गोंडा एंड गोरखपुर एक्सेट्रा। देखो कुछ कुछ नॉर्दर्न स्टेट्स भी हैं यहाँ पे, क्या क्या होंगे, पंजाब आ जाएगा, हरियाणा आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा एंड गुजरात आ जाएगा, ठीक है। Peninsular India has emerged as a leading producer of sugar in India. Tamil Nadu has become the leading producer of sugar in the region because of higher per hectare yield of sugarcane. अगर क्वेश्चन आता है कि why Tamil Nadu has became the leading producer of sugar, तो क्या लिखेंगे, because of higher per hectare yield of sugarcane, higher sucrose content and long crushing season। तो क्यों तमिलनाडु सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर है, 3 रीजन है। पहला हायर पर हेक्टर, ठीक है, फिर हायर सुक्रोज कंटेंट एंड थर्ड क्या है, लॉन्ग क्रशिंग सीजन। तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर इंडस्ट्री। टेंडेंसी देखो, टेंडेंसी ऑफ द इंडस्ट्रीज टू माइग्रेट टू द साउथ। साउथ इंडिया के पास क्या है, एक फेवरेबल मैरीटाइम क्लाइमेट है, ठीक है, जो समर में लू से फ्री होती है। देखो क्या लिखा है, which the effects of summer loo, which is free from the effects of summer loo and winter frost। तो किस किस चीज से ये इफेक्ट नहीं होती, समर लू से इफेक्ट नहीं होगा यहाँ पे, ना ही विंटर फ्रॉस्ट होगा, इसलिए ये माइग्रेट करेगी साउथ में। क्लियर। देखो ब्लैक सॉइल यहाँ पे बहुत ही फर्टाइल है देन दी अलुवियल सॉइल, ठीक है। केन आपको यहाँ पे सुपर क्वालिटी में मिल जाएगा, अच्छी क्वालिटी में मिल जाएगा केन आपको यहाँ पे। ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटीज बहुत ही एक्सीलेंट है। अगर आप एक्सपोर्ट मार्केट्स में जाते हो तो यहाँ पे साउथ में क्या होता है, आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत ही सुपीरियर कॉम्प्लेक्स में मिलेगी, ठीक है, बहुत अच्छे से मिलेगा। देखो शुगर केन फार्म जो कि साउथ इंडिया में है, बहुत ही बड़े एरिया में बनाया जाता है शुगर इंडस्ट्री, शुगर, ठीक है, और यहाँ पे आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिल जाएगा, मैनेज बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो अगर आपको पूछा जाए कि भाई व्हाई टेंडेंसी ऑफ द इंडस्ट्रीज टू माइग्रेट टू द साउथ, क्यों इंडस्ट्रीज के पास क्या क्या ऐसे रीजन है जिसकी वजह से उसको साउथ में माइग्रेट कर जाना चाहिए। बड़ा रीजन क्या होगा कि यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट समर लू और विंटर फ्रॉस्ट से फ्री है, ठीक है। सेकंड क्या है, यहाँ जो ब्लैक सॉइल है वो मोर फर्टाइल है देन दी अलुवियल सॉइल, ठीक है। फिर क्या है, यहाँ पे शुगर केन की जो क्वालिटी आपको सुपीरियर में मिलेगी, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत ही अच्छा होता है, और शुगर केन फार्म जो साउथ इंडिया में है वो बहुत ही बिगर एरिया में होता है, ठीक है, और लॉन्गर क्रशिंग सीजन है यहाँ पे। प्रॉब्लम्स क्या क्या है, देखो ग्रोथ ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ शुगर केन विद लो सुक्रोज कंटेंट। यहाँ पे ग्रोथ ऑफ शुगर केन थोड़ा बहुत ही पुअर क्वालिटी में होता है, ठीक है। देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ही बड़ा है, मतलब हाई है, बिकॉज ऑफ लो यील्ड एंड शॉर्ट क्रशिंग सीजन। As maximum sugarcane is harvested at the same time, there is pressure on industries during the harvest time। अब पता है कि मैक्सिमम हार्वेस्टिंग कब होता है, सेम टाइम पे होता है, तो इंडस्ट्री के ऊपर एक प्रेशर है कि भाई हार्वेस्ट करना है, तो एक प्रेशर में वो लोग जी रहे होते हैं, ठीक है। देखो सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स टू शुगर इंडस्ट्री इज इरेगुलर एज नो प्लांटेशन इंडस्ट्री एग्जिस्ट अराउंड फैक्ट्रीज। तो ये तो हमें पता ही है। चलो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम फेस बाय शुगर केन इंडस्ट्रीज। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं अनदर इंडस्ट्री जो कि है हमारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। क्लियर। देखो इंडिया जो है ना वो थर्ड लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है, कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, यूएसए और यूके के बाद। तो आफ्टर यूएसए एंड यूके इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कॉटन इंडस्ट्री, ठीक है। देखो it is also the third largest exporter of cotton textiles, also India third largest cotton textile का exporter है, ठीक है। चलो nearly 40% of the country's labor force is supported by this region industry, ठीक है। many cotton textile industries are located in the महाराष्ट्र। कहाँ का लोकेटेड है ये, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, तमिलनाडु में है। क्या प्रोड्यूस करते हैं ये, 3/4 of the total output of yarn।
रिमेनिंग 1/4 इज प्रोड्यूस्ड बाय वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। तो सोचो 3/4 कहाँ होता है, यहाँ महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में। बाकी जो 1/4 है ना, सिर्फ 1/4 ही प्रोड्यूस होता है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। तो 3/4 कहाँ होता है, महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु, और 1/4 कहाँ पे होते हैं, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। क्लियर? चल, it is located in almost all the Indian states. About half of the total cotton mills are located in Mumbai and Ahmedabad. But सबसे ज्यादा कहाँ पे located है, मुंबई और अहमदाबाद में। क्लियर? चल, now give reason है, Mumbai and Ahmedabad have emerged as the most important manufacturing centers because of the following reasons. तो ये कुछ रीजन है, देखो। पहला रीजन क्या है, cities are located close to the cotton growing areas of the Deccan Plateau. अब ये जो है ना मुंबई और अहमदाबाद, ये क्यों सबसे ग्रोइंग जगह हो गया इंडस्ट्री के, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि ये कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है ग्रोइंग एरियाज ऑफ डेक्कन प्लेटू पे, जहाँ पे कॉटन अच्छे से ग्रो होता है। ठीक है, ह्यूमिड कोस्टल क्लाइमेट है फेवर्ड द एस्टैब्लिशमेंट इन इंडस्ट्रीज इन बोथ द सिटीज। क्लाइमेट की वजह से भी यहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री अच्छे से ग्रो होता है। अब देखो ये जो कनेक्टिविटी है ना मुंबई और अहमदाबाद का, कि रेल से जो कनेक्टेड है, रोड से जो कनेक्टेड है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉटन ग्रोइंग रीजन्स एंड बाय सी रोड्स टू फॉरेन मार्केट्स। तो ये जो कनेक्टिविटी है ना मुंबई और अहमदाबाद का, रेल से, रोड से, कहां तक, कॉटन ग्रोइंग इन रीजन से और सी रोड से। तो ये जो कनेक्टिविटी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है फॉर द ग्रोइंग ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मुंबई एंड अहमदाबाद। ठीक है, मुंबई सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी हो गया और अहमदाबाद इस पोर्ट फैसिलिटीज को यूज करता है फ्रॉम कांदला। ठीक है, देखो जितने बिग और लार्ज फाइनेंशियल सेंटर्स है वो कहां लोकेटेड है, ऑब्वियसली मुंबई और अहमदाबाद में लोकेटेड है, सारे इन्वेस्टर्स। ठीक है, देखो पावर सप्लाई इन मुंबई एंड अहमदाबाद इज मोस्टली रेगुलर, यहाँ पे रेगुलर पावर सप्लाई होती है। ठीक है, पावर सप्लाई बाय द टाटा हाइड्रोइलेक्ट्रिक सिस्टम इन मुंबई, यूकाई एंड काकरापारा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू द गुजरात। तो ये पावर सप्लाई के बारे में है, इसको आप नोट भी कर सकते हो क्योंकि आपको सिर्फ 4 पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं। चलो ठीक है, अब आते हैं हम प्रॉब्लम फेस बाय कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्या क्या प्रॉब्लम्स है, देखो फर्स्ट क्या है, द यार्न इन इंडिया इज प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड यूनिट्स व्हिच लार्जली कैटर टू द लोकल मार्केट्स। Thus, while many subspinners export cotton yarn, many garment manufacturers have to import fabric. Therefore, there is a mismatch between the two. अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे दो तरीके के ट्रांसपोर्टेशन हो रहे हैं। कुछ इंडस्ट्री क्या करते हैं, गारमेंट मैन्युफैक्चर्स करते हैं, और कुछ क्या करते हैं, फैब्रिक। ठीक है, स्पाइनर्स एक्सपोर्ट कॉटन यार्न और कुछ क्या करते हैं, गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, इंपोर्ट फैब्रिक। इसकी वजह से दोनों में ही मिसमैच हो जाता है। ठीक है, जितने भी मशीनरी इंस्टॉल्ड है ना कॉटन मिल्स पे, तो वो बहुत ही आउटडेटेड है और उनको रिप्लेस करने की जरूरत है, इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम फेस हो रहा है। ठीक है, इरेगुलर पावर सप्लाई है जिसकी वजह से प्रोडक्शन पे हैम्पर हो रहा है। ठीक है, uncertainty in procuring raw materials, low labor productivity, lack of modernization, etc. are some problems because of which sugar industries are running into loss. तो ये भी एक रीजन हो गया। उसके बाद देखो क्या हो रहा है कि ये एक टफ कंपटीशन फेस कर रहा है, किससे, फाइबर इंडस्ट्री से। तो कॉटन इंडस्ट्री को एक कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है हमारे फाइबर इंडस्ट्री से। क्लियर? चलो आगे देखो, अब आ जाओ सिल्क इंडस्ट्री। तो इंडिया जो है ना सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन दी वर्ल्ड है। मैन्युफैक्चरर्स इसके ये 4 सिल्क मैन्युफैक्चर करता है। पहला क्या है, मलबेरी, एरी, तुषार एंड मुगा। द फर्स्ट कॉटन सिल्क इंडस्ट्री वाज सेट अप एट हावड़ा बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। और पहला सिल्क इंडस्ट्री किसने सेटअप की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कहां पे, हावड़ा में। ठीक है, चलो अब आ जाओ मलबेरी सिल्क क्या होता है। अकाउंट्स फॉर अबाउट 90% ऑफ द टोटल नेचुरल प्रोड्यूस सिल्क इन इंडिया। तो यहाँ पे जो मलबेरी सिल्क है ना, 90% ऑफ द टोटल नेचुरल प्रोड्यूस सिल्क इन इंडिया में मलबेरी ही है। तो ये जो मलबेरी सिल्क है, ये इस प्रोड्यूस कहां से प्रोड्यूस होता है, ये सिल्क वॉर्म से। ठीक है, और इसको हम रियर कहां से करते हैं, मलबेरी ट्री से रियर करते हैं। ओके, अब ये जो हम सिल्क वॉर्म का रियरिंग करते हैं ना फॉर प्रोड्यूसिंग सिल्क, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सेरीकल्चर। तो व्हेन वी आर rearing silk from silkworm, the process is called sericulture. Mulberry silk is produced mainly in Karnataka. कहाँ का प्रोड्यूस है, देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ हमारे सिल्क इंडस्ट्रीज मिलता है। ओके, देखो प्रॉब्लम्स क्या फेस करना पड़ता है इनको, आर्टिफिशियल सिल्क से कंपटीशन। ठीक है, बेटर क्वालिटी एंड चीप रॉ सिल्क फ्रॉम चाइना, कोई सिस्टमेटिक टेस्टिंग नहीं है, कोई ग्रेडिंग ऑफ सिल्क नहीं है। ठीक है, मॉडर्न पावर बहुत ही कमी है मॉडर्न पावर्स की, एंड लूम्स फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। तो यहाँ पे मॉडर्न पावर्स बहुत ही कम अमाउंट में दिखता है यहाँ पे।
ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या, कहाँ कहाँ मिलता है। कर्नाटका में कहाँ मिलता है, देखो बेंगलुरु, मैसूर, कोलार, मध्यम, बेलगांव एंड कुर्ग। ओके, आंध्र प्रदेश में कहाँ मिल रहा है ये, चित्तौड़, वरांगल, करीमनगर, विशाखापट्टनम एंड अनंतनगर। वेस्ट बंगाल में कहाँ मिलता है ये, मालदा में मिलता है, मुर्शिदाबाद, बिरभूम एंड बंकुरा। ओके, तमिलनाडु में कहाँ मिलता है ये, कोयम्बटूर, धर्मापुरी, नीलगिरीज, सालेम एंड तिरुनेलवेली। ठीक है, बिहार झारखंड में कहाँ मिलता है, देखो ये भागलपुर में मिलता है, पलामू में मिलता है, हजारीबाग में मिलता है और रांची में मिलता है। आज शाम में कहाँ मिलता है, गोलपाड़ा, कामरूप एंड नगांव। तो ये हो गया हमारा 5 स्टेट्स, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु 4 और हो गया बिहार झारखंड 5 और एक हो गया आसाम हमारा 6। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा, सिल्क रेशम इंडस्ट्रीज में मलबरी सिल्क है, जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है हमें वो, और साथ ही इसके डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये था सिल्क इंडस्ट्री। फिर हमने पढ़ा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, प्रॉब्लम क्या क्या फेस करने पड़ते हैं इनको, और मुंबई और अहमदाबाद क्यों इंपॉर्टेंट रीजन्स है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा शुगर इंडस्ट्रीज, उसके बाय प्रोडक्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, टेंडेंसी टू मार्केट इन द साउथ और प्रॉब्लम्स जो इनको फेस करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई डिस्ट्रीब्यूशंस कहाँ कहाँ है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल रीजन्स, कहाँ कहाँ इंडस्ट्री ग्रो हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या क्या फैक्टर्स हैं इंडस्ट्री ग्रो करने के लिए, और हमारे नीड फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, तो ये थी हमारे चैप्टर इंडस्ट्री के पार्ट एग्रो बेस इंडस्ट्री। समझ में आ गया होगा, कोई डाउट है तो कमेंट से पूछो, मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपको लाना है अच्छा मार्क्स। ओके, अगला वीडियो बनाऊंगी मैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आपको नोटिफिकेशन बेल ऑन करना पड़ेगा। क्लियर, चलो अगले वीडियो के लिए वेट करो। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।